नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग अभी कर रहे हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 पितक के बारे में बताया था, मतलब 3 बास्केट्स या कैटेगरीज ऑफ बुक्स जिनको हम लोग कैनन भी कहते हैं, जो कि बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड है। और उन 3 पितक के नाम क्या थे? सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा इनकी फर्दर डिविजन्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कह देते हैं कि बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में ये जो 3 त्रिपितक हैं, और त्रिपितक का मतलब ऐसे भी 3 पितक ही होता है, तो ये जो 3 पिताकास हैं, जिसको हम त्रिपितक या फिर आप त्रिपितक भी कह सकते हो, ये कोई 3 बुक्स नहीं है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ कोई 3 बुक्स नहीं है, ये हैं 3 बास्केट्स, या फिर आप इसको कह सकते हो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब अगर ये 3 बास्केट या कैटेगरीज हैं तो इसके अंतर्गत तो बहुत सारी बुक्स आएंगी, यानी कि जो सुत पितक है उसकी भी बहुत सारी बाइफर्केशन होगी, विनय पितक के साथ भी ऐसा होगा, और ऐसे कुछ अभिधम पितक की कैटेगरी के साथ होगा कि इनकी बड़े सारी जो बुक्स होंगी वो बहुत सारी हमें उनकी कैटेगराइजेशन की ब्रांचेस जो है हमें देखने को मिलेगी। तो इस लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक जो है, ये 3, क्योंकि बुक्स तो है नहीं, ये तो 3 कैटेगरीज हैं, बास्केट्स हैं, तो इनके डोमेन में कौन कौन सी जो प्रमुख किताबें हैं वो हैं क्या, उनके नाम क्या है और उनके अंदर दे क्या रखा है। ये जो 3 पितक्स हैं, राइटर हमें बताते हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बुक्स, और उन बुक्स को दोस्तों हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, विच आर नोन एज निकायास या निकाय। अब निकायास जो हैं वो मिलती जुलती हैं टू अगम। हमने पढ़ा था अगम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में, बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल टू अगम्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है, निकायास जो हैं, यानी कि 3 पितक जो हैं, 3 कैटेगरीज हैं, सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक, उनकी बाइफर्केशंस को अगर हम देखें तो उनकी बाइफर्केशन के तहत बड़ी सारी किताबें हमें देखने को मिलती हैं और उन किताबों को नाम दिया जाता है निकाया। ठीक है। अब ये जो निकाय हैं ये मिलती जुलती हैं अगम के साथ, लेकिन आपको इनको अगम नहीं मानना है। दीज आर नॉट आइडेंटिकल टू अगम, यानी कि कुछ कुछ यहां पर डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है। और अगम्स की एक स्पेशल बात ये थी कि अगम्स आर एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट सांस्कृतिक ट्रेडिशन। वो जनरली आपको संस्कृत के अंदर देखने को मिलते हैं जो अगम टेक्स्ट होते हैं, विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। लेकिन निकायास जो हैं वो मिलते जुलते तो हैं अगम के साथ, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगम के साथ एसो मतलब आइडेंटिकल नहीं है बिल्कुल। आप ये कह लो कि निकायास के अगम ही है क्या, ऐसा नहीं है। ये राइटर आपको यहां पर क्लियर करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि इन बुक्स को अगर हम निकाय कहते हैं तो निकाय के आगे एक प्रीफिक्स जो है वो अटैच हो जाएगा, और सारी बुक के एंड में निकाया 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 वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ ऐसे ही है क्या? यस, ऐसे ही है। अगर हम एक कैटेगरी को पकड़ लें, मान लो हम सुत पितक को पकड़ लेते हैं, जहां पर हमने डिस्कस करा था कि बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, जो ओरिजिनली उन्होंने बात कही थी, जिनको ना बुद्धा ने कंपाइल करा, ना बुद्धा के जीते जी किसी बुद्धिस्ट मंक या नन ने कंपाइल करा। बुद्धा के देहांत के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद, जब उन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग कर दिया, उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन होता है और वहां पर बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स आते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर, और इसको कंपाइल करते हैं। बुद्धा की टीचिंग्स को रिटन फॉर्मेट के अंदर कंपाइल करा जाता है। तो एक कैटेगरी निकल कर आई जिसके अंतर्गत बड़ी सारी किताबें हमें देखने को मिलती हैं, और वो कैटेगरी थी सुत पितक। इसके बारे में हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सुत पितक के अंदर
आपको 5 निकाय जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये आपके लिए दोस्तों कोई नई डिस्कशन नहीं है। पूनम दलाल दहिया की बुक में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक टेबल बताया था, दिखाया था। ये उसी के ऊपर आप एक तरीके से वैल्यू एडिशन मान लो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सुत पितक जो है उसके अंदर 5 निकाय हैं और इन निकाय के नाम फाउंडेशन कोर्स में से आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हो या फिर यूट्यूब पर जिन्होंने पूनम दलाल दहिया के लेक्चर्स को कर रखा है स्पेशली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के चैप्टर को, तो उनको ये चीज़ याद होगी। खैर, आप में से जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उनको बिल्कुल बेसिक तरीके से ही कर पाऊंगा। 5 निकाया कौन कौन से सुत पितक के अंदर, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में आ सकता है। इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा लो जहां पर प्रीलिम्स की स्टेज होती है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, बुद्धिज्म जैनिज्म जो है हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। लेकिन एग्जामिनर जो है इतने सारे सालों से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के क्वेश्चन को बनाते बनाते पक चुके हैं और उनका जो क्वेश्चन बैंक है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो वो कुछ नई नई बातों को या फिर जो टेक्निकल बातें हैं या जो टफ बातें हैं जो बच्चों के नॉर्मल बुक्स के अंदर एनसीईआरटीज तमिलनाडु टेक्स्ट के अंदर देनी रखी होती हैं, वो उससे क्वेश्चंस पूछना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। खैर, 5 निकायस के नाम क्या क्या हैं विच कम अंडर सुत पितक कैटेगरी? दीघ निकाय, मझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतार निकाय एंड खुदक निकाय। आप इसको ए जोड़कर भी प्रोनाउंस कर सकते हो, दीघा निकाय, मझिम्मा निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तारा निकाय और खुदक का निकाय। लेकिन ए क्योंकि साइलेंट होता है पाली, प्राकृत और संस्कृत में, जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो आप इनको ऐसे ही बोलो, दिग निकाय, मझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तार निकाय और खुदक निकाय, ठीक है। और ये जो बुक्स है ना, आज के समय में आपको बाइफरकेट होकर, कैटेगराइज होकर अमेजन के ऊपर भी मिल जाएंगी, जिनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रखी हैं। अगर आप इनकी हेडिंग को देखो, एक बारी समझो, तो आपको पता लगेगा कि इनके अंदर है क्या। देखो, एक बात पहले क्लियर करते हैं, ये सारे के सारे जो 5 निकायास हैं जिनके नाम अभी हमने लिए वो सुत पितक के पार्ट हैं। और हम जानते हैं कि सुत पितक के अंदर बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, वो कंपाइल करके दे रखी हैं, ठीक है, जिसका कंपाइलेशन का पार्ट शुरू हो गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में, राइट। अब हमें ये जानना होगा कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको एक ही जगह पर क्यों नहीं लिखा गया। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, बहुत सारी टीचिंग्स होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग बुद्धिस्ट मंक, अलग अलग बुद्धिस्ट नन जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का पार्ट थे, बुद्धिस्ट संघ का पार्ट थे, जिन्होंने बुद्धा को सुना था, बुद्धा को देखा था, ठीक है। वो बुद्धा के साथ दिन रात उनका उठना बैठना जो है वो जानते थे, समझते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बुद्ध हैं जब उनको कोई बात कहनी होती होगी तो वो सभी मंक्स और नन्स को एक साथ पहले महफिल में इकट्ठा करते होंगे और फिर सबको बताते होंगे। ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग मिशंस पर जाते हों। अब यहाँ पर मिशन का मतलब मेरा ये है कि कुछ टाइम जो है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जनवरी से मार्च तक वो एक मोनेस्ट्री में स्पेंड करते हो कुछ मंक्स और नन्स के साथ, फिर वो अप्रैल, मई, जून तक किसी और मोनेस्ट्री में किसी और बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स के साथ जो है वो समय व्यतीत करते हो, फिर वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आम लोगों के साथ उठना बैठना करते हो, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट संघ या मोनेस्ट्री का पार्ट नहीं भी है, लेकिन वो मन बना रहे हैं कि कभी ना कभी वो ज्वाइन करेंगे बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को, ठीक है। और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक या नवंबर से लेकर दिसंबर तक, आप कुछ भी मान लो, मतलब ये तो एग्जांपल है, ठीक है। फिर वो किसी और मोनेस्ट्री में जाते हो। तो ये सब जो है, हम ये नहीं कह सकते कि जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको जब भी कोई बात कहनी पड़ती होगी तो वो एक ही जगह पर जाकर सबको एक साथ महफिल में इकट्ठा कर कर दुनिया भर के लोगों को तभी अपने मुंह से कुछ वचन निकालते होंगे, कोई प्रवचन देते होंगे, कोई शब्द निकालते होंगे। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा बस आपके लिए इतना है कि बुद्धा ने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कही, उन सभी लोगों को इनविटेशन भेजा गया था कि आओ बुद्धिस्ट काउंसिल में आओ और बताओ कि बुद्धा ने तुम्हें क्या मैसेज दिया था। हम उनकी सारी बातों को फॉर फ्यूचर जनरेशंस कंपाइल करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है कि सुत पितक की कैटेगरी डील्स अबाउट बुद्धास ओरिजिनल टीचिंग्स, और ये 5 निकाय के अंदर बाइफरकेटेड है। तो दे क्या क्या रखा है इनके अंदर, इसको हम जानते हैं ज़रा।
अगर आप यहाँ पर देखो, जो दीघ निकाय है उसके अंदर बुद्धा की ज़िंदगी के बारे में, कि कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, पहले उनका पास्ट क्या था, वो जो है अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते थे, सब चीज़ों का त्याग कर कर कैसे वो इस साधु संत महात्मा वाले पाथ पर आ गए, उनको ये करके मिला क्या, उनकी टीचिंग्स क्या कहती हैं, ठीक है, उनकी लाइफ और उनकी जो टीचिंग्स हैं जो उन्होंने दूसरों को दी, यहाँ पर दीघ निकाय में आपको उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम बात करें मध्यमा निकाय के बारे में, तो यहाँ पर इसकी हेडिंग ये कहती है, इसके अंदर क्या है, इट कंटेन्स फाइनल 50 डिस्कोर्सेज ऑन बुद्धिज्म। मतलब जिंदगी के अपने आखिरी पलों के अंदर बुद्धा ने जो 50 मेन डिस्कशंस करी थी अपने बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के साथ बुद्धिस्ट संघ में, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, तो वो 50 यहाँ पर जो मेन फाइनल बुद्धा की डेथ से पहले जो डिस्कशंस थी, जो डिबेट्स थी, उसके बारे में यहाँ पर गिवन है। जैसे डिबेट्स एंड डिस्कशंस मैंने आपको बताया था, ये बुद्धिस्ट संघ और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गौतम बुद्ध की अध्यक्षता में चलती कैसे थी। अब अध्यक्षता में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर गौतम बुद्ध कोई मेन लीडर या कोई हेड तो नहीं थे, वो तो सबको बराबरी का दर्जा देते थे, लेकिन फिर भी सारे लोग गौतम बुद्ध जो बोलेंगे उनकी बातों को समझेंगे, क्योंकि जिस लेवल की एनलाइटनमेंट गौतम बुद्ध ने प्राप्त कर रखी थी, बोधिसत्वास ने भी प्राप्त कर रखी थी, लेकिन वही चीज़ होती है ना कि आप टीचर से भी थोड़ा सा अपने ज्ञान ज़्यादा अर्जित कर लो, लेकिन आपको जिसने पढ़ाया होता है, आपके जो गुरु होते हैं, तो आप हमेशा रिस्पेक्टफुली उनको सुनना पसंद करते हो, सिंपल सी बात। तो डिस्कशंस कुछ ऐसे चलती थी नॉर्मल टॉपिक्स के ऊपर कि प्यार क्या है, नफ़रत क्या है। फिर मान लो कि बुद्धा के डिसाइपल आनंद ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग प्यार ये है, नफ़रत ये है, फिर बुद्धा ने उसका काउंटर आर्गूमेंट दिया। तो ऐसे करते करते वो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने शिष्यों को समझाते थे। और उन लास्ट बुद्धा के शरीर छोड़ने से पहले जो लास्ट 50 जो 50 जो मेन डिस्कशंस थी, डिस्कोर्सेस का मतलब होता है डिबेट एंड डिस्कशन, उसके बारे में मजिम्मा निकाय में गिवन है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको पूनम दलाल दहिया जब मैं करवा रहा था तब नहीं बताई थी, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपने सुना तो होगा, लेकिन ये उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन का काम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें संयुक्त निकाय की, संयुक्त निकाय के अंदर वो सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो हैं उनको कंपाइल करा गया है विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट फेथ। अब इसका मतलब क्या है, आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर जो है फाइनल 50 डिस्कशंस हैं और कनेक्टेड डिस्कशंस हैं ऑन द बुद्धिस्ट फेथ। कहने का मतलब ये है, जो आम लोग थे ना, जो बुद्धिस्ट मंक और नन नहीं बने थे, या फिर आप ऐसा कह लो कि जिन्होंने बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन नहीं करा था, जो अपना मन बना रहे होंगे और गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को पारिवारिक जीवन चलाते हुए फॉलो कर रहे होंगे, तो उनके बीच में डिबेट्स एंड डिस्कशंस क्या चलती थी जब बुद्धा उनकी गलियों से, उनके रास्तों से निकलते थे और जब उन्होंने गौतम बुद्ध के साथ इंटरेक्शन करी। तो मान लो कि मुझे किसी महान आत्मा ने, किसी कोई भी जो गुरु हो जो बहुत फेमस हो, मेरी मुलाकात हुई उनसे, मान लो किसी महंत से, किसी सदगुरु से, मेरी ऐसी किसी महान व्यक्ति से मुलाकात हुई, तो उनकी बातों को समझकर उनसे इंटरेक्ट कर कर मैं फिर मेरे अंदर क्या साइकोलॉजिकल परिवर्तन आए और मैं फिर दूसरों के साथ क्या डिबेट्स एंड डिस्कशन करता था। या फिर ऐसी महान आत्मा जब गौतम बुद्ध जो है सड़कों और गलियों से निकलते थे लोगों के, और जब महफिल जमा कर लोग उनके पास अपनी दुख समस्या परेशानी लेकर आते थे, तो वो जब एक जन को जो बताकर जाते थे, तो उस गरीब मोहल्ले के अंदर विद रिगार्ड टू बुद्धिज़्म, विद रिगार्ड टू गौतम बुद्धा क्या क्या बातें चलती थी। तो वो सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस यहाँ पर गिवन है, विच इज़ नोन एज संयुक्त निकाय, ठीक है। अंगुत्तार निकाय में क्या गिवन है, अंगुत्तार निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्ड सेइंग्स ऑन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि पूरा का पूरा जो बुद्धिस्ट संघ था या फिर जो बुद्धिज्म की पाथ पर चलने वाले जो लोग थे, वो कौन कौन सी बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते थे। अब यहाँ पर दोनों तरह के लोग आ जाते हैं दोस्तों, फिर चाहे वो पारिवारिक जीवन बिता रहे हो या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को ज्वाइन करके बुद्धिस्ट मंक या नन का जीवन बिता रहे हो, साध्वी साधु का जीवन बिता रहे हो अंडर बुद्धिज्म, या फिर पारिवारिक जीवन गृहस्थी बसाकर बीवी बच्चों के साथ रहकर अपना जीवन चला रहे हो। तो यहाँ पर वो लोग कौन कौन सी बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते थे, बुद्धा की प्रैक्टिसेस कैसी कैसी प्रचलित हुई, क्या क्या बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस होती थी। नॉर्मल तो आप जानते ही हो दोस्तों, मिडल पाथ को फॉलो करना,
4 नोबल ट्रुथ, 8 फोल्ड पाथ, मेडिटेशन करना, अपने अंदर के चक्रास को खोलना, एनलाइटन करना अपने आप को, ये सारी प्रैक्टिसेस, ठीक है, विच आर मेंट फॉर कॉमन पीपल ऑल्सो एज वेल एज बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स ऑब्वियसली, ठीक है। खुदक्का निकाय जो किताब थी विच कम्स अंडर ऑब्वियसली सुत्त पिटक, उसके अंदर क्या गिवन था, यहाँ पर आपको छोटी सी एक कलेक्शन मिल जाती है ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो अलग अलग लिखे गए ना, जिसके अंदर बुद्धा की टीचिंग्स गिवन थी, तो यहाँ पर आपको उनका, आप ऐसा कह सकते हो, कंपाइल्ड वर्जन जो है वो मिल जाता है और एक समराइज वर्जन मिल जाता है कंपाइलेशन के बाद, वो है खुदक्का निकाय, ठीक है। मतलब अब आप कहोगे सर खुदक्का निकाय भी तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही है ना, बिल्कुल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन दीज आर स्मॉलर कलेक्शन, यानी कि यहाँ पर डिटेल्ड के अंदर बातें नहीं गिवन है, छोटी छोटी बातें जो हैं अलग अलग टेक्स्ट से निकालकर कंपाइल्ड वे में यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन क्योंकि खुदक्का निकाय अपने आप में एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि सुत्त पिटक के साथ एसोसिएटेड है, और सुत्त पिटक जो है उसके अंदर बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स होती हैं, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको इंटरप्रेट करना है कि खुदक्का निकाय के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, आप पहले इसकी कैटेगरी जानो, इसकी ब्रॉडर कैटेगरी कौन सी है, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक है किस चीज़ के बारे में, बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स के बारे में। तो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स के ऊपर जितने भी सैकड़ों टेक्स्ट जो है कंपाइल करे गए थे, उन सब की एक शॉर्टर वर्जन की अलग अलग पार्ट की जो समरी है उसको कंपाइल करके बनती है खुदक्का निकाय की किताब, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, आप बाइफर्केशन और लेंथ और ब्रेथ जानने की कोशिश करो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट की कितनी लेंथ और ब्रेथ थी। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि बुद्धिस्ट बुक्स जो हैं वो कोई तीन नहीं है, वो तो तीन कैटेगरी हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तो तीन कैटेगरी हैं। अभी हमने एक कैटेगरी के अंदर 5 किताबों को डिस्कस करा, दिग, मजिम, संयुत, अंगुत्तारा और खुदक्का निकाय, ठीक है। अब इनके अंदर भी बहुत सारे प्रकार की बाइफर्केशन होती थी, जैसे आप एनसीईआरटीज में पढ़ते हो, आपने मेरे साथ एनसीईआरटीज में तमिलनाडु जो एनसीईआरटीज है उसमें पूनम दलाल दहिया की बुक में आपने अक्सर सुना हुआ है बुद्धिज्म जैनिज्म के लेक्चर्स में मेरे साथ के जातक कथाएं एक चीज़ होती थी, जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज होती थी, बुद्धा का ऐसा माना जाता था, ये जो किताबें हैं, जो जातक कथाएं हैं, ये कथाएं लिखी क्यों गई थी, बहुत सारे मंक्स और नन्स का ये विश्वास था कि ये जो बुद्धा का बर्थ है, जहाँ पर उन्होंने बुद्धा को देखा, सुना, फील करा, उनका उठना बैठना अपने साथ आंखों देखा, उनकी टीचिंग्स को सुना, अप्लाई करा, ये बुद्धा का कोई पहला जन्म नहीं था। बुद्धा इससे पहले पृथ्वी पर बहुत बार जन्म ले चुके थे, लेकिन वो जो उनके प्रीवियस बर्थ होते थे वो इंसानी रूप में नहीं थे, वो किसी ना किसी जानवर के शरीर में थे, ठीक है। उन्होंने एनिमल्स की फॉर्म में बर्थ लिया था। तो जो जातक कथाएं हैं वो हमें बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज को बताती हैं, और वो भी एनिमल्स के फॉर्मेट में, कि जो एनिमल्स की कहानी है उसके थ्रू में बताई जाती हैं। अब ये कहानियाँ में क्यों बताई जाती हैं, ये कहानियाँ लिखी क्यों गई थी, क्योंकि इनके अंदर ना मॉरल स्टोरीज गिवन होती हैं। मॉरल स्टोरीज दोस्तों वो स्टोरीज होती हैं जो कि जब बच्चे गीली मिट्टी होती है ना, जब उनकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही होती है, तो एक तो आप ऐसा समझ लो वो जनरली तो बच्चों के लिए होती है, क्योंकि बड़े लोग तो हो जाते हैं बेशरम, ठीक है। बच्चे जो हैं इन मॉरल स्टोरीज को पढ़कर सुनकर सही और गलत का जो है वो चुनाव कर सके जीवन में, कि क्या सही है और क्या गलत है। अब बच्चों को रियलिस्टिक कहानी तो बताई नहीं जा सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर जो एनिमल फेबल्स होती हैं, यानी कि जानवरों के ऊपर जो कहानियां होती हैं, उसके थ्रू समझाया जाता है, ठीक है। कि जैसे नॉर्मल सी बात अगर मैं आपसे करूं, मैं ये नहीं कह रहा ये जातक कथा है, लेकिन एक बात अगर मैं नॉर्मली आपसे करूं, हम सबको पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो कितना ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे जीवन में ला सकता है।
या फिर अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो वो हमें कैसे किल कर सकता है। ये बातें हमें सिखाई गई थी जब हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी खरगोश की और कछुए की। आप अपना दिमाग जो है सही समय पर कब यूज़ कर कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपना फ़ायदा निकाल सकते हो। आपको एक पूरे के पूरे असमंजस एक सिचुएशन के अंदर कैसे एक होप मिल सकती है अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग का साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। ये चीज़ की समझ हमें बचपन में मिली थी प्यासे कौए की कहानी से, कि किस तरीके से अपनी सूझबूझ से जब एक घड़े के अंदर पानी नीचे होता है तो वो पत्थर डाल डाल कर उसका लेवल अप करता है और फिर वो पानी पीता है। ये सारी मॉरल स्टोरीज है। मैं ये नहीं कह रहा ये जातक कथाओं के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ऐसी कुछ जानवरों की कहानियाँ जो हैं जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ को दर्शाती है, और क्योंकि बुद्धा इस जन्म में इंसानी रूप में आके मॉरल ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, तो उन्होंने प्रीवियस जन्म में लोगों को एनिमल्स की फॉर्म में मॉरल ज्ञान दिए थे। जनरली आपको भी पता है कि एनिमल्स बात नहीं करते, लेकिन एनिमल्स की जो हरकतें होती हैं वो बहुत कुछ हमें बता जाती हैं सही और गलत के बारे में। जैसे डॉगीज़ है ना, जो डॉग्स होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं। कुत्ता हमेशा अपने मालिक की तरक्की के लिए जो है एक आस लगाए बैठा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि डॉग्स हमेशा जो है अपने ओनर्स की तरक्की के लिए हमेशा दुआ मांगते हैं कि मेरा मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत तरक्की करे, हमेशा खुशहाल रहे, ताकि एक रोटी मुझे ज़्यादा मिल सके। तो ये जो डॉगीज़ का जो अच्छा नेचर है, ये भी एक तरीके से मतलब ऐसी कहानियाँ जो हैं उसको एक एनिमल फॉर्मेट की स्टोरीज़ में जातक कथाओं में लिखा हुआ है। तो ये जो जातक कथाएं हैं ना, दीज आर वन ऑफ द 15 बुक्स ऑफ खुदक्का निकाय। यानी कि खुदक्का निकाय जो है, खुदक्का निकाय की जो किताब है वो 15 किताबों के अंदर और बाइफरकेटेड है। और उन 15 में से अगर आप एक किताब की कैटेगरी को निकालो तो उसके अंदर जो है जातक कथाएं आपको देखने को मिलती हैं। और जातक कथा भी कोई एक कथा नहीं है, उसके अंदर तो आपको सैकड़ों अनगिनत जो है कथाएं देखने को मिलती हैं। तो आप समझ पा रहे होगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सुत पितक, विनय पितक, अभिधम पितक, इनकी अगर मान लो कि सुत पितक की हमने 5 कैटेगराइजेशन पढ़ी, उसमें से हमने खुदक्का निकाय के बारे में पढ़ा। खुदक्का निकाय जो है वो 15 कैटेगरी इसके अंदर डिवाइडेड है। उनमें से एक कैटेगरी है जातक कथाएं। जातक कथाएं कम से कम 50 या 100 प्रकार या 500 या 1000 प्रकार की हो सकती है। इसलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट तो चलो कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जैसे हम कहते हैं ना कि ईजिली है, बहुत ईजी तरीका है कि ईजिली हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की लेंथ और ब्रेथ बहुत ज़्यादा है और उतनी ही ज़्यादा है एक तरीके से। यानी कि हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जैसा हम बोलते हैं ना कि इतने वास्ट है रामायण महाभारत के टेक्स्ट, वेदास, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट उससे कम भी नहीं है। लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल उतनी ही, या फिर कभी कभार तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा कवर करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको समझने के लिए अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। जैसे साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करने वाली बात मैं किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि महाभारत रामायण के अंदर, उपनिषद पुराण के अंदर जो भी बातें गिवन है, तो उसको जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जब इंटरप्रेट करने जाते हैं तो उनको एक डायलेमा फेस करने को मिलता है कि भाई किताबों में तो बहुत कुछ बढ़ चढ़ कर लिखा हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में खुदाई करते हो तो ये सब कुछ तो हमें मिला नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध के साथ तो लोग जिए थे, रहे थे, उनको देखा था, उनको छुआ था, उनको सुना था, उठना बैठना था उनका, ठीक है। उनकी उनके ज्ञान को अर्जित कर कर दुनिया के लोगों को आज भी बताया जाता है ताकि वो अपना जीवन सुधार सकें। हर चीज़ का राज आप अपने अंदर से जान सकते हो, और उसका सिंपल सा एक तरीका है मेडिटेशन, कि आप खुली आंखों से 50 घंटे भी देख सकते हो दुनिया को। बहुत इजी है इसकी बुराई देखना, उसकी वो देखना, उसको देखकर कुछ स्टोरी बनाना, लेकिन बंद आंखों से कॉन्शियसली अवेकन सिचुएशन में बिना सोए आप अगर जाग कर आंखें बंद करके बैठो तो वो 10 मिनट भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को फिर उसमें कड़वी बातें जो है वो याद आने लग जाती हैं। तो वो आपकी एक मेंटल क्लिनजिंग हो रही होती है। दिस इज़ मेडिटेशन, जब आप कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हो और उससे आपका फोकस बढ़ जाता है। और इंसान अगर इतना काम करते तो उसको फिर किसी के सहारे की, या फिर जैसे हम कहते हैं कि आज हम अच्छा फील नहीं कर रहे, मैं लोनली हूँ, मैं अलोन रह गया, मैं उससे अटैच हूँ, उसको मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं है,
ये सारी फीलिंग जो है फिर दूसरों इंसानों से जोड़कर जो आप अपनी फीलिंग को अटैच कर लेते हो, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने आप में सब कुछ हो और आपको अपने मन, अपनी आत्मा और अपने ईश्वर के सहारे के अलावा किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्यारी प्यारी बातें गौतम बुद्ध जो है हमें वो सिखा कर गए थे, जो बातें आज भी प्रचलित हैं, जिन्होंने वक्त और ज़माने के साथ आज भी अपनी रेलेवेंस जो है वो नहीं खोई है। और अच्छी बात यह है कि जैसे अगर हम महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र, हमने इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें करी हैं वो उनकी सीमा तो सिर्फ जनरली भारत तक है। वो सारे टेक्स्ट और उनकी बातें 99% जो है वो भारत की सीमाओं तक ही सीमित हैं। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, जो बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन है, उसकी सीमा आज के समय में भारत में तो फिर भी कम है, लेकिन दूसरे देशों में तो दूसरे देशों ने उसको अपना को रिलीजन बना रखा है। स्पेशली मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, कुछ तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान में बुद्धिज़्म का प्रचलन है। लेकिन जहाँ पर हम बात करें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, कंट्रीज़ लाइक अपार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, कंट्रीज़ लाइक चाइना, कंट्रीज़ लाइक जापान, साउथ कोरिया, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ तो सारी की सारी, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, लाओ पीडीआर, बर्मा, म्यांमार, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, बर्मा म्यांमार एक ही है, सॉरी, तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन्होंने तो बुद्धिज़्म को अपना को रिलीजन बना लिया, जबकि उसकी शुरुआत तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से फैलना जो है वो शुरू हुई थी, पर्टिकुलरली भारत से। तो ये है ब्यूटी और ये है डेप्थ और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत इंटरप्रिटेशन में, एनालिसिस में? अंजलि, गौरव, मयूर, समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। अब देखो, जो खुदक्का निकाय है ना, खुदक्का निकाय जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि वो 15 बुक्स में बाइफरकेटेड है, और उनमें से जो एक कैटेगरी है वो है जातक कथाओं की। तो खुदक्का निकाय के अंदर जातक कथाओं के बारे में तो राइटर ने हमें बता दिया, लेकिन बाकी 14 जो उसके जो बुक्स हैं, सब बुक्स हैं, सब डिवीजन है, तो खुदक्का निकाय के अंदर और क्या चीज़ें गिवन है। और दोस्तों एक चीज़ मत भूलना जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई प्रीवियस स्लाइड में, मैं फिर से दिखा देता हूँ उस चीज़ को। खुदक्का निकाय आर स्मॉलर कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो आपके दिमाग में अगर ये आ रहा होगा ना कि सर ये 15 इसकी बुक्स क्यों हैं और सब जो सब डिवीजन है इसका और 15 किताबों के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स के जितने भी सोर्सेज थे उन सबको लाकर कंपाइल कर कर शॉर्टर वर्जन के अंदर, समराइज वर्जन के अंदर जो एक तरीके से लिखा गया है, तो वो बुक बनी आगे चलकर खुदक्का निकाय, जिसमें से जातक कथाओं ने भी एक अपना स्थान बना रखा है इसी कैटेगराइजेशन के अंदर, विच इज़ नोन एज खुदक्का निकाय। लेकिन बाकी 14 बुक्स में और क्या क्या गिवन है जो खुदक्का निकाय की कैटेगरी में आती हैं। तो खुदक्का निकाय के अंदर अपार्ट फ्रॉम जातक कथाएं, धम्मपद के बारे में गिवन है। ठीक है, अब धम्मपद क्या होता है? ये बेसिकली कलेक्शन है कुछ ऐसी लाइनों के, कुछ ऐसे टेक्स्ट की जिसके अंदर बेसिकली जो एथिकल बातें करते थे ना गौतम बुद्ध, जो एथिकल बातें उन्होंने कही थी, मतलब बेसिकली मॉरलिटी के बेसिस पर जो उन्होंने बातें कही थी, मॉरल बातें, एथिकल बातें, ठीक है, जनरली थिंग्स विच आर रिलेटेड टू सही और गलत चीज़ें। ठीक है, तो जो उसका कलेक्शन है, उस कलेक्शन को, उन सारे बुद्धा के वचनों को, वर्सेस को, टेक्स्ट को, लाइनों को, उनकी सेइंग्स को विच आर रिलेटेड विद एथिक्स एंड मोरालिटी, हम उसको कहते हैं धम्मपद। अब ये बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपको इसको सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं रखना है। जब आप जीएस पेपर 4 जब अपना शुरू करते हो, जो कि है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आप वहाँ पर जब भी एथिक्स का, मोरालिटी का कोई भी आप एग्जांपल दो, आप वहाँ पर ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, धम्मपद वगैरह, और आपको दूसरे कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में गारंटीड ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि आप हिस्टोरिकल एंगल को, किसी और सब्जेक्ट की चीज़ों को किसी और जीएस के पेपर में जाकर आप लिख पा रहे हो। तो मेंस में बेसिकली एग्जामिनर आपकी क्या चेक करता है? नॉलेज चेक करता है क्या? नहीं, नॉलेज का तो एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है। नॉलेज चेक करने की स्टेज प्रीलिम्स की स्टेज पर हो जाती है क्लियर। वहाँ पर ना आपकी चेक होती है इंटरकनेक्टिविटी। मेंस के अंदर आपकी इंटरकनेक्टिविटी चेक होती है कि आप जो है
साइंस एंड टेक के बारे में जीएस पेपर 3 में पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आप साइंस एंड टेक की बातों को जीएस पेपर 1 में लाकर, जो कि आपका टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, अब वहाँ पर अप्लाई करके कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो क्या कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको हम अप्लाई करके, उसकी कुछ चीज़ों को अप्लाई करके भारत के समाज को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपके काम की बात है कि आपको अपने दिमाग को फोकस किस मैनर में रखना चाहिए पढ़ते वक्त, मेरे लेक्चर्स देखते वक्त, या आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी, या फिर कहीं से भी कुछ चीज़ आप सीख रहे हो तो उसको पढ़ाई में अप्लाई करना। जैसे कुछ दिन पहले मैंने वो मूवी देखी है एक शाहिद कपूर की, जिसमें कृति सेनन रोबोट होती है ना? तो उस मूवी का नाम था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, है ना? जिसमें कृति सेनन एक रोबोट होती है। अब वहां पर क्या होता है, जो शाहिद कपूर की जो मासी है, डिम्पल कपाड़िया, उसकी मासी का रोल करा है उस मूवी में उसने। तो वो एक बात कहती है कि शाहिद कपूर उससे कहता है कि ऐसे रोबोट को आपने बनाया ही क्यों, इसको डिसमेंटल क्यों ना कर दिया जाए। तो एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, जिसको मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिला तो अपने मेंस में मैं पक्का इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में अप्लाई कर कर ज़रूर आऊँगा, ये इंडियन सोसाइटी में। तो डिम्पल कपाड़िया उससे कहती है कि देखो, रोबोट शायद से तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ होगी, खेलने की चीज़ होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो अनाथ हैं या जिनका मेंटल वेलबींग अच्छा नहीं है, कोई उनके साथ वक्त नहीं बिताना चाहता, कोई उनके साथ अकेला नहीं रहना चाहता, वो जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो रोबोट्स हैं वो उनके जीवन भर का एक सहारा बन सकते हैं, जहाँ पर इंसान उनके साथ भले गद्दारी कर जाएगा, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सॉफ्टवेयर इंसर्टेड जो रोबोट बनाया जाएगा वो ऐसी गद्दारी नहीं करेगा, और वो ऐसे इंसानों का, जो स्पेशल लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जिनको स्पेशल केयर चाहिए, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिनसे बाकी इंसान, उनके घर परिवार वाले इरिटेट होकर उनको वृद्ध आश्रम, उनको पागल खाना, उनको कहाँ कहाँ छोड़ आते हैं रोडों पर, वहाँ पर एक रोबोट उनका बहुत अच्छा केयर टेकर बन सकता है। तो मुझे ये लाइन इतनी पसंद आई उस मूवी की, तो मुझे लगा कि पूरा जो मूवी थी उसकी मुझे ये एक लाइन मिलकर जो है वो मेरा टाइम जो है वो वसूल हो गया उसको देखना। मैं उसको अमेजन प्राइम पे ही देख रहा था, लेकिन ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। हर चीज़ आप ये सोचो कि आप मुझसे जान लोगे या आपको कोई टीचर बता देगा, आप किताबों से पढ़ पढ़ कर क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम। आप थोड़ा सा एक्टिव भी रहो, थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, कि आपको पता हो, अवेयर रहो। मतलब कहने का मतलब ये, कॉन्शियस रहो, अवेयर रहो, आपकी चीज़ें आप जो इर्द गिर्द अपने देखो, तो आपकी इनोवेटिव स्किल्स भी ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ ऐसी बातें लिख सको जो आपको लगे कि हाँ यार ये बात बहुत कैची सी है, और मैं इसको घुमा फिरा कर कम शब्दों के अंदर एक ऐसी लाइन बनाकर पेश करूंगा एग्जामिनर के आगे कि जो मुझे पता है कि बाकी 10,000 लोग जो मीन्स लिख रहे हैं वो ये वाला काम नहीं करेंगे। जिस दिन आपके अंदर ये अप्रोच आ गई, उस दिन आपका सिलेक्शन अगर ना होना तो आप मुझे कहना, आप मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, आप मुझसे फीस ले जाना अपनी फ्री में, कि अगर आपका इतना करने के बाद भी सिलेक्शन ना हो। एक जो सीरियस कैंडिडेट होता है या होती है, उसका 3 साल की अच्छी पढ़ाई के बाद कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, क्योंकि कभी कभार एक दो अटेम्प्ट के अंदर के सीटें कम है, सरकार की तरफ से एग्जाम जो है टाइम पर नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे, लेकिन एक जो सीरियस कैंडिडेट होगा ना, जितनी उसको अटेम्प्ट मिल रखी है स्टिपुलेटेड एज के अंदर, वो कहीं ना कहीं सेटल ज़रूर हो जाएगा। और ये विश्वास आप अपने आप पे भी रखो, डरा मत करो प्रिपरेशन से कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपके इरादे अच्छे हैं तो आप सेटल, भगवान आपको सेटल पक्का कर देगा, ये मेरी गारंटी है। खैर, थोड़ा सा हम ऑफ द ट्रैक हो गए थे, लेकिन ये बातें बताना ज़रूरी होता है। तो खुदक्का निकाय के अंदर धम्मपद के बारे में भी गिवन है, विच आर वर्सेस, कलेक्शन ऑफ वर्सेस डीलिंग विद द एथिकल एंड मॉरल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब देखो, ये भी एथिकल और मॉरल सेंस या टीचिंग्स के बारे में क्यों लिखा हुआ है? खुदक्का निकाय, क्योंकि दोस्तों है तो सुध पिटक का पार्टी, और सुध पिटक के अंदर बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स जो है उसके बारे में गिवन है, इसलिए सिंपल सी बात। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और, ठीक है, अब ये वाली बात इतनी बेहतरीन बात है ना जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, ये आपको ज्ञान किसी किताब के अंदर मिलेगा नहीं, ओनली एंड ओनली उपेंद्र सिंह। इतनी प्यारी बात लिखी हुई है खुदक्का निकाय के अंदर। अपार्ट फ्रॉम धम्मपद, अपार्ट फ्रॉम जातक कथाएं, थेरा गाथा और थेरी गाथा के बारे में भी गिवन है। इसका मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ पूनम दलाल दहिया की बुक के अंदर, उसमें सिर्फ इतना ही दे रखा था,
दीज आर सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड बुद्धिस्ट नन्स। अब मंक्स और नन्स में से कौन फीमेल होता है, कौन मेल होता है? मंक्स आर मेल, राइट, नन्स आर फीमेल। तो ये जो थेरा गाथा है ना, ये मेल रिलेटेड बुद्धिस्ट सॉन्ग्स होते हैं, और थेरी गाथा फीमेल बुद्धिस्ट रिलेटेड सॉन्ग्स होते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं इनको कहूं बुद्धिज्म के साथ रिलेट करके, दीज आर सॉन्ग्स ऑफ मंक्स, दीज आर सॉन्ग्स ऑफ नन्स। अब फोकस करते हैं जरा थेरी गाथा पर, क्योंकि यहां पर विमेन रिलेटेड एक बात आ गई। थेरी गाथा के अंदर क्या चीज गिवन है, ये वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको इसी बुक के अंदर और इसी पेज पर मिलेगी आपको, ठीक है। एक बात और दोस्तों, लेक्चर में आप जो ये टेक्स्ट देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन के आगे, आपके मन में अगर कभी शंका आती हो कि सर हम आपके टेक्स्ट पर कितना रिलाई कर सकें, आप 100% रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल बुक से जो जो चीज़ें गिवन है, जहाँ कॉमा भी लगा हुआ है, जहाँ कोई बॉक्स गिवन है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट करता हूँ, और किसी चीज़ की कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करता मैं। जो इंग्लिश के वर्ड्स वहाँ पर गिवन है, कोई भी चीज़ गिवन है, चाहे वो टफ हो चाहे कुछ भी हो, मैंने किसी चीज़ के आज तक लेक्चर में लैंग्वेज चेंज नहीं करी है। बस मैं ओरिजिनल बुक से इसलिए नहीं पढ़ा पाता हूँ क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज लग सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी प्लेलिस्ट गायब हो जाएगी, चैनल गायब हो जाएगा, तो नुकसान आप लोगों का होगा। तो जो टेक्स्ट है, ये जो पीपीटीज बन रही हैं, इसके अंदर बुक ओरिजिनली जो बुक का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी कभी चिंता मत करना कि सर कुछ छुड़वा तो नहीं रहे हैं, सर कुछ कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं, अपने वर्ड्स में कुछ ये शब्द की हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हैं। आपके सामने ओरिजिनल ये बुक्स है, आप इसके नोट्स अपने शब्दों में बनाओ, अपने वर्ड्स में कंपाइल करो, अपने वर्ड्स में शॉर्ट करो, वो आपकी जिम्मेदारी है। एनालिसिस करके, सेम टेक्स्ट की एनालिसिस करके जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये ओरिजिनल बुक के वर्ड टू वर्ड है, कॉमा टू कॉमा है, जहां ब्रैकेट लगा हुआ है वहां मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा ही मिलेगी बुक से, कम नहीं मिलेगी। और किसी भी लेक्चर को या किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो तो, ठीक है। तो ये जो है मैं पूरी तरीके से इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर में। तो उसमें एक दो मेरे पास कमेंट आए थे, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सर ये जो टेक्स्ट हैं, कि ओरिजिनल बुक के टेक्स्ट हैं, तो वो कहते, एक लड़की थी तो वो मुझसे कहती कि सर ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब उससे। तो मुझे लगा मैच पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि आपके पास क्या फर्स्ट एडिशन है क्या उपेंद्र सिंह की? तो उसने बोला हाँ सर फर्स्ट एडिशन है। तो मैंने बोला ये लेटेस्ट एडिशन है जो 2024 में निकली है, 2024 में उपेंद्र सिंह की सेकेंड एडिशन है ये। तब उसको समझ में आया। तो इसलिए कोई भी चिंता मत करना आप लोग कभी भी। तो जो थ्योरी गाथा है, यानी कि जिसके अंदर सॉन्ग्स जो हैं वो बुद्धिस्ट नन्स के गिवन है, दे डिस्क्राइब औरतों का क्या एक्सपीरियंस रहा। मतलब ये बुद्धिस्ट नन्स ने ही बता रखा है, ठीक है। बुद्धिस्ट नन्स ने अपनी एक महफिल बनाई, उन्होंने बोला हम भी अपनी बातें लिखेंगे कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा जब हमने अपने पति का, बच्चों का, जो गहने पहनते थे, जो महंगी महंगी ड्रेस पहनते थे, जो गाड़ी घोड़े हाथी हमारे घर के बाहर खड़े रहते थे, या फिर हम किसी के घर में काम करते थे, काम वाली बाई थे, हम एक शूद्र औरत थे, मान सम्मान नहीं मिलता था, या फिर हमारे साथ अत्याचार होता था, शोषण होता था, या रेप करने की कोशिश करी जाती थी। तो उन्होंने अपने बातों को गानों की फॉर्मेट में इतने प्यारे तरीके से बता रखा है इस बुक के अंदर कि जब उन्होंने शरण ली बुद्धा के पास आकर, बुद्धिस्ट संघ को, बुद्धिस्ट गण को, मोनेस्ट्री को ज्वाइन करा, गौतम बुद्ध से जब उनकी मुलाकात हुई और फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि हम भी जो हैं ये सैफरन का चोला साड़ी पहनकर, हेड को शेव कर कर, हेड की शेव की बात मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आपके दिमाग में आएगा कि सर सभी औरतों को क्या हेड शेव करना पड़ता था क्या? इसके लिए थोड़ा सा ज़रा थम जाओ, रुक जाओ। हम इसकी एनालिसिस डिटेल्ड तरीके से बुद्धिज्म जैनिज्म वाला जब चैप्टर आएगा ना, तब हम जानेंगे कि क्या ये थंब रूल है या फिर एक्सेप्शन है। यहाँ पर औरत अपनी मर्जी से कर सकती है हेड शेव, या फिर उसको मजबूर करा जाएगा कि अगर तुम्हें बुद्धिस्ट संघ का पार्ट बनना है तो हेड शेव करना ही तुम्हें पड़ेगा। लेकिन एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जिसको मैंने पूनम दलाल दहिया के अंदर बताया था। मयूर आपको याद होगा,
बुद्धा ना शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे नहीं औरतों को शामिल करने के लिए बुद्धिस्ट संघ में। याद है मयूर, हमने डिस्कस करा था इसके बारे में। मतलब चिढ़ते बिड़ते नहीं थे वो ये कहते थे कि एक औरत अपने बच्चों को छोड़कर चली आएगी तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा, पति को छोड़कर चली आएगी तो पति घर में कलेश करेगा, ससुराल वालों को छोड़कर चली आएगी या फिर वो किसी की बेटी है तो मायके और जो ससुराल का जो बेसिकली बेटी की एक जगह होती है तो वो कौन लेगा, फिर घर के काम कौन करेगा। अब आप ये कहोगे कि बुद्धा ऐसी बातें कर रहे थे कि घर के काम कौन करेगा और बच्चों की परवरिश कौन करेगा वो करके। देखो दोस्तों, चाहे कोई भी महान आत्मा पैदा होती है इस दुनिया के अंदर, मैं हिंदुज़म की भी बात अगर आपसे कर दूं ना, लोगों ने साईं बाबा को भी देखा हुआ है। वो उनके पास भी तो एक भगवान का दर्जा ही उनके पास तो वो भी तो एक पूरे प्रॉपर एक तरीके से सेक्ट है ना। शिरडी वाले साईं बाबा प्रॉपर मंदिर है, दिन रात का 24 घंटे का लंगर चलता है वहाँ पर, तो उनके भी फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं। अब चाहे आप शिरडी वाले साईं बाबा की बात करो जिनको लोगों ने देखा है, उनके साथ रहे हैं, उनको छुआ है, उनको सुना है। सिमिलरली आप वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध की बात करो, जितने भी ये महान आत्माएं जो बातें करते थे ये अपने ज़माने के हिसाब से करते थे। क्योंकि दोस्तों लगातार हिस्ट्री में मैं आपको एक चीज़ समझाते जा रहा हूँ, हमेशा आपको जनता के सामने जब भी कोई चीज़ सिखानी होती है, कोई चीज़ बतानी होती है, आप सोशल नॉर्म्स को छोड़कर उसका त्याग कर कर आप तब बिना उसके नहीं बता सकते किसी को भी कोई भी चीज़। समाज को वो चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। आप आज के समय में लोगों से बोलो कि चलो भारत को अमेरिका बनाते हैं, वहां पर जितना नंगापन चलता है चलो भारत में भी शुरू करते हैं। सभी लड़कियों को आप ये बोलो कि तुम लोग बिकनी पहन के घूमा करो रोड पे, लॉन्जरी पहनो तुम लोग आराम से। तो ये भारत में क्या इससे शांति व्यवस्था बनेगी या दंगा फसाद होगा, या लड़कियों के खिलाफ जो शोषण है, जो अत्याचार है, या उनको घर पे जो बातें सुनाई जाएंगी, जो कलेश होगा, या हमारे समाज में औरतों की छवि को लेकर जो बातें बुरी बुरी शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाएंगी। सब कुछ नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कल्चर जिसको हम लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इंडिया के साथ मैच ही नहीं करता। उस टाइम पर गौतम बुद्ध जानते हैं कि लड़कियों का जीवन कहाँ तक स्थित था, कितनी लिबर्टी थी, और कहाँ तक एक औरत अपने जीवन में जा सकती है ऊंचाई को छूने के लिए, कितना पढ़ लेगी, कितना करियर बना लेगी, कितना घर से बाहर जाकर काम कर लेगी। गौतम बुद्ध के सामने वो चीज़ें चली नहीं रही थी तो वो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करने से पहले हमेशा ये रूल बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, हमेशा अगर आपको न्यूट्रल व्यू पॉइंट के साथ कभी भी किसी चीज़ को पढ़ना है ना, कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को, आप हमेशा किसी भी समाज का, किसी भी ज़माने का, किसी भी सेंचुरी को आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में, सोसाइटी में, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट में, हमेशा सोशियो कल्चरल टाइम्स को याद रखा करो। ज़माना कैसा था, वक्त कैसा था, हालात कैसा था, रीति रिवाज परंपराएं कैसी थी, उसके अनुसार ही अपना आंसर दिया करो। वहां पर क्रोधित होने की कोई नीड नहीं है। नो मॉरल आउटरीच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड व्हेन यू आर रीडिंग एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री। और किसी भी चीज़ को सही और गलत बोलने का हक आपको नहीं है अनटिल अनलेस आप पूरी चीज़ को समझते ना हो, या पूरी चीज़ को मतलब बोलने से पहले समझो ना। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि औरतों का एक्सपीरियंसेस क्या था रेनन्सिएशन को लेकर, वो यहाँ पर बात करी गई है थ्योरी गाथा में। और मैंने आपको ये भी बता रहा था भी कि जैसा कि मैंने पूनम दलादिया की बुक के अंदर पढ़ाया था अपने फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स में, और वो वीडियोस यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप बुद्धिज्म जैनिज्म का चैप्टर पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध इनिशियली वॉज नॉट वेरी एंथुसियास्टिक, मतलब कि औरतें जो है वो बुद्धिस्ट संघ और मोनेस्ट्री वगैरह को ज्वाइन करें, क्योंकि उनको लगता था बच्चों की परवरिश रुक जाएगी, पति का ध्यान कौन रखेगा, ससुराल वालों का ध्यान कौन रखेगा, औरतों को घर के काम ज़्यादा अच्छे से करने चाहिए, वो फालतू में मैं किसी के घर परिवार में कन्फ्लिक्ट पैदा क्यों करवाऊँ। मयूर, आप मुझे ज़रा इसका आंसर दो, किसके कहने पर वो कन्विंस हुए गौतम बुद्धा की औरतों को भी जगह मिलनी चाहिए बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में? किसने कन्विंस करा था गौतम बुद्ध को? आनंद ने करा था। और आनंद कौन था? बुद्धा का फेवरेट डिसाइपल। हाँ, ये भी बोल दिया था गौतम बुद्ध ने कि आप मेरे यहाँ ऐसे ही मुंह उठा के मत आओ, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट लेकर मत आओ। यहां पर उन्होंने, गौतम बुद्ध ने ये बोला,
अगर कोई नौकर है, किसी का स्लेव है, तो वो मालिक से परमिशन ले। अब अगेन दोस्तों, आप तो गुस्सा करने लगोगे कि गौतम बुद्ध के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ते हैं और वो गौतम बुद्ध मतलब स्लेवरी को प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे। दोस्तों प्रमोट नहीं करते थे, ना ही सपोर्ट करते थे, लेकिन एक्सेप्ट जरूर करते थे। यहां से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ना ही प्रमोट करते थे, ठीक है, ना ही बढ़ावा देते थे, लेकिन एक्सेप्ट जरूर करते थे। क्यों? वास्तविकता है ना वो उस जमाने की, बंधुआ मजदूरी चलती थी तो चलती थी। तो गौतम बुद्ध ये बोलते थे कि मालिक से पहले परमिशन लेकर आओ, बच्चों को आना है तो माँ बाप से परमिशन लेकर आओ, औरत को आना है तो पति से परमिशन लेकर आओ, और शादी नहीं हुई है तो माँ बाप, तो वो लड़की अपने माँ बाप से परमिशन लेकर आएगी, तब जाकर आप ज्वाइन करो उसको, तब आके आप मेरी मोनेस्ट्री वगैरह में आओ, मेरे बुद्ध संघ का पार्ट बनो। ठीक है, तो ये शेप्ड हेड वाली बात को अभी हम छोड़ देते हैं। जब बुद्धिज्म जैनिज्म के चैप्टर पर आऊँगा मैं उपेंद्र सिंह में, तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई एक आंसर नहीं है। ठीक है, मैं चाहूँ तो येस और नो बोलकर ऐसा ऐसा बोलकर ख़त्म करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उस एनालिसिस को पहले समझो और फिर आप खुद आंसर मुझे बताना कि औरतों के लिए हेड शेव करना अनिवार्य है क्या, इफ़ दे आर ज्वाइनिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट दैट टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध। तो थ्योरी गाथा जो है ये औरतों के एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करा गया था इसके अंदर, and which becomes especially important because it is one of the very few surviving texts of ancient India। मतलब ऐसा कोई भी और टेक्स्ट आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ यही सर्वाइविंग टेक्स्ट है जहां पर अपने एक्सपीरियंसेस को औरतों ने लिखा भी, और थ्योरी गाथा पहली ऐसी बुक बनी विच इज एट्रीब्यूटेड टू विमेन एंड विमेन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो, मैंने दोनों बुक्स की फ़ोटो लगाई है और ये बुक्स आपको अमेज़न पे मिल जाएंगी आराम से, अगर आप इनको कभी पढ़ना चाहो। अभी कुछ मत पढ़ने लगना, जब सिलेक्शन हो जाए तब आराम से आप अपनी गाड़ी में बैठकर जो ऑफिस की जर्नी हुआ करेगी उसके अंदर ये सारी किताबों को निपटाना। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, अभी आपको ज्ञानी नहीं बनना है, पहले एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, लेकिन रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। फ्री टाइम में रीडिंग ज़रूर करा करो। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल करोड़पति अरबपति जो इंसान होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उन सब की एक आदत होती है बहुत अच्छी, जो भी फेमस लोग हैं किसी भी फील्ड में, अपनी अपनी फील्ड में, रीडिंग की। रीडिंग आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, आपको सोचता है, समझने की शक्ति देता है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होती हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। तो आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, रीडिंग ज़रूर करा करो। फालतू चीज़ें मन नहीं पढ़नी आपको, कहीं चेतन भगत की 2 स्टेट्स पढ़ने लग जाओ, हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अच्छी किताबें, दूसरों की इंस्पायरिंग स्टोरीज। ठीक है, फालतू की कहानियाँ नहीं, मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं। तो थेरा गाथा क्या है? दीज आर वर्सेस ऑफ द एल्डर मंक्स, सीनियर मंक्स, और वो कौन है? बेसिकली मेल्स, मर्द। और थेरी गाथा में क्या है? दीज आर वर्सेस ऑफ एल्डर नन्स, और ये कौन है? फीमेल्स। हिस्टोरियंस ने थेरी गाथा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन भारत के संदर्भ में ये ऐसे टेक्स्ट माने गए जिसको औरतों ने कंपोज करा, और ये औरतों के लिए ही डेडिकेटेड थे। ठीक है, और बातें करेंगे हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।